सेक्शन नंबर 13। व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी कुछ ऐसे है कि पब्लिकेशन हो चुका है, पेटेंट एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हो चुका है आफ्टर 18 मंथ्स एंड यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर एग्जामिनेशन। जब आपकी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फेज में जाती है तो इट इज रिफर्ड टू whom? टेल मी। जस्ट ओपन योर माइक्स, डोंट, नो नीड टू म्यूट देम टुडे। Examiner. Examiner. Then examiner does what? Examiner makes a report. Okay, examiner makes a report and submits to whom? Controller. 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 Okay, and what does the examiner cite in his report? Like, what does the examiner check? The examiner first of all checks for is there any lawful ground of objection, means everything is okay with regard to the patent act, means like any compliance related objection तो नहीं है, ठीक है, it's okay. Then कोई ऐसा ऑब्जेक्शन तो नहीं है जैसे कि सेक्शन 3D के अंदर या सेक्शन 3E के अंदर कुछ भी ऐसा कोई फ्रिवलेस इन्वेंशन तो क्लेम नहीं कर लिया, तो ठीक है, एग्जामिनर अपना देखेगा कि नहीं ऐसा भी नहीं है। देन जो थर्ड पार्ट है सेक्शन 12 का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एग्जामिनर विल make a report on the result of investigations made under section 13. Okay, so whenever we study section 13, we study in conjunction with section 18, okay, and all the relevant rules. So section 13 basically talks about search for anticipation. अब एग्जामिनर क्या चेक करेगा? एग्जामिनर ने लॉफुल ग्राउंड चेक कर लिया कि पेटेंट एक्ट के मुताबिक हैं सारी चीजें, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। अब वो देखेगा एंटिसिपेशन। तो सबसे पहले हमें जानना है एंटिसिपेशन का मतलब। टेल मी एनीबॉडी फास्ट। जो नाबिलिटी को खराब कर दे पेटेंट एप्लीकेशन के। ठीक है, एंटिसिपेशन मींस जो पहले से अवेलेबल है। जो पहले से अवेलेबल है, ठीक है। एंटिसिपेशन मींस दैट योर इन्वेंशन लैक्स नोवेल्टी, ठीक है, इट लैक्स नोवेल्टी। अब देखो, अगर नोवेल्टी लैक कर रहा है तो नोवेल्टी चेक करने का मैंने एक तरीका बताया था ड्राफ्टिंग के टाइम पे। क्या होता है नोवेल्टी चेक करने का तरीका? नोवेल्टी चेक करने का तरीका यह है कि अगर कोई भी प्रायर आर्ट ऐसा मिल गया है, एक सिंगल प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपके इन्वेंशन के सारे एलिमेंट्स डिस्क्राइब्ड हैं, देन योर इन्वेंशन इज नॉट नॉवेल। ये बात आपको याद रखनी है। नोवेल्टी चेक कैसे होगा? नोवेल्टी चेक के लिए all the elements of your what invention are found in a single prior art document, अगर ऐसा है देन ही हम बोलते हैं कि आपका इन्वेंशन एंटिसिपेटेड है। सिर्फ यही एक शर्त है एंटिसिपेशन होने की। अब जब भी मैं इस पूरे क्लास में बोलूंगा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योर इन्वेंशन, तो अब आप लोग मुझे बताइए कि इन्वेंशन का, पेटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाइस क्लेम्स। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ जब भी प्रायर आर्ट चेक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लेम्स को पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके क्लेम्स को चेक किया जाएगा कि आपने क्लेम्स में क्या लिखा, क्या जितने भी आपके क्लेम्स हैं, अगर आपके क्लेम्स में 10 फीचर्स हैं तो क्या वो सारे के सारे फीचर्स किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर ऐसा है तभी आपका डॉक्यूमेंट बोला जाएगा एंटीसिपेटेड। अच्छा, वो फीचर्स कैसे अवेलेबल हो सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में? वो अवेलेबल हो सकते हैं, न्यू इन्वेंशन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एंटिसिपेशन तब माना जाता है जब आपका इन्वेंशन जो है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो, या तो ऑलरेडी यूज्ड हो, या तो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हो, या फिर ऑलरेडी सोल्ड हो बाय समवन एल्स। कब? आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले। सो बिफोर योर प्रायोरिटी डेट, बिफोर योर, ये बेस बनाना बहुत जरूरी है, बिफोर योर प्रायोरिटी डेट, इफ योर इन्वेंशन इज पब्लिश्ड, ठीक है,
before your priority date if your invention is published or used or sold और डिस्क्राइब्ड, मतलब उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले, ठीक है। ओके, सो बिफोर योर प्रायोरिटी डेट इफ योर इन्वेंशन इज पब्लिश, यूज, सोल्ड, डिस्क्राइब्ड, देन इट्स नॉट नॉवेल, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन नंबर 13। ये हो गई एंटिसिपेशन की कहानी। अब एंटिसिपेशन, जब हमें पता चल गया कि हमारे डॉक्यूमेंट का एंटिसिपेशन तभी होगा जब सारे के सारे फीचर्स जो हैं, फीचर्स हम कहाँ से चेक करते हैं, फीचर्स हम चेक करते हैं सिर्फ क्लेम से। तो अगर सारे के सारे फीचर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए तो वो एंटिसिपेटेड है। अब एग्जामिनर कैसे चेक करता है, ये पूरा प्रोसीजर है सेक्शन 13 के अंदर। तो देखो, सेक्शन 13(1) इस सेक्शन की हेडिंग क्या है, सर्च फॉर एंटिसिपेशन। हेडिंग पे याद रखेंगे सर्च फॉर एंटिसिपेशन। वो सिर्फ सर्च कर रहा है, कोई भी आउटपुट रिजल्ट आपको ये नहीं मिलेगा कि आपका इन्वेंशन रिजेक्ट हो जाएगा या फिर अमेंड करा जाएगा या फिर ग्रांट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सर्चिंग हो रही है। सर्च फॉर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन एंड बाय प्रायर क्लेम। तो हमें दो चीजों को समझना है। बाय प्रीवियस पब्लिकेशन का क्या मतलब है, बाय प्रीवियस पब्लिकेशन, and second part is by prior claim. ओके, तो एग्जामिनर क्या ढूंढ रहा है, एग्जामिनर ने आपके क्लेम्स देखे, आपके इन्वेंशन में 10 क्लेम्स हैं। अब वो देखेगा स्टेप बाय स्टेप कि ये क्लेम के अंदर जो फीचर्स लिखे हुए हैं क्या वो पहले से पब्लिश तो नहीं हुए, कब से, आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले पब्लिश तो नहीं हो गए। अगर ऐसा है तो आपका इन्वेंशन एंटिसिपेटेड है। अब स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 13(1). 13(1)A में क्या बात हो रही है, 13(1)A है, 13(1)B है एंड 13(2) है। तो प्रायर पब्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम याद रखेंगे, ये है 13(1)A के अंदर एंड 13(2) के अंदर, ठीक है। और प्रायर क्लेमिंग का कॉन्सेप्ट है 13(1)B के अंदर। ऑल ओके ना, साउंड ओके, ठीक है। सो प्रायर क्लेमिंग है 13(1)B में, प्रायर पब्लिकेशन है 13(1)A में और 13(2) में। अब देखो, पेटेंट एग्जामिनर को आपकी एप्लीकेशन मिल गई सेक्शन 12 के अंदर। फर्स्ट थिंग दे विल चेक इज वेदर द इन्वेंशन इज न्यू। इन्होंने एंटिसिपेशन सर्च स्टार्ट कर दिया। सेक्शन 13(1) क्या कहता है कि एक डेट है हिस्ट्री में, जो डेट है 1 जनवरी 1912। 1 जनवरी 1912 का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि 1911 में पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट नाम का एक एक्ट आया था जो कि पेटेंट्स को गवर्न करता था। तो इस वजह से 1 जनवरी 1912 का सिग्निफिकेंस है, उससे पहले की डेट्स को नहीं चेक किया जाता, ठीक है। तो 13(1)A में क्या कर रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर इज चेकिंग योर क्लेम्स, मीन्स योर क्लेम्स बोल दो, योर इन्वेंशन बोल दो, योर क्लेम्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट चेक कर रहा है वो, अगेंस्ट प्रायर पब्लिश्ड इंडियन डॉक्यूमेंट्स, प्रायर पब्लिश्ड इंडियन डॉक्यूमेंट्स। ओके, मीन्स 1 जनवरी 2019 से लेके 1 जनवरी 2019 से लेके कब तक जो भी आपकी, जैसे सपोज करो आपकी फाइलिंग डेट है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट है 1 जनवरी 2024, ठीक है। ये है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ हम लिख देते हैं इसको, ओहो, ये हो गई आपकी फाइलिंग डेट। अच्छा, तो एग्जामिनर यहां पे क्या करेगा कि आपकी फाइलिंग डेट से पहले 1 जनवरी 2024 से पहले और 1 जनवरी 1912 के बीच में वो सारे कौन से डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। पब्लिश्ड का मतलब आप समझते हैं, जो 18 मंथ्स के बाद पब्लिकेशन होता है वो वाले, ठीक है। सो इस बीच में इफ ही और शी, ऐसे कोई ऑफेंड मत होना, इफ ही फाइंड्स एनी
published documents before your filing of complete specification, then your invention is anticipated. बोलो समझ आया कि नहीं? मीन्स मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट से पहले और 1 जनवरी 1920 के अंदर जितने भी इंडियन पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करेंगे एग्जामिनर. ठीक है, कैसे चेक करेंगे? आपके क्लेम्स को लेंगे और वो पूरे डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे कि किसी भी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट के कहीं स्पेसिफिकेशन में तो नहीं लिखा, कहीं क्लेम्स में तो नहीं लिखा, कहीं ड्राइंग्स में तो नहीं लिखा, कहीं बैकग्राउंड में तो नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा होना चाहिए जो आपके क्लेम्स के अंदर लिखा हुआ है. और आपके सारे क्लेम्स के फीचर्स किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं होने चाहिए. ये है सेक्शन 13(1)(a), जहां पे आपके डॉक्यूमेंट, आपके क्लेम्स चेक होंगे अगेंस्ट प्रायर पब्लिश्ड इंडियन डॉक्यूमेंट्स, और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लेम ही चेक होंगे, मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, कंफ्यूज नहीं होना. आपके क्लेम्स चेक किए जाएंगे, आपके क्लेम्स मैच किए जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट से, दूसरे पूरे डॉक्यूमेंट से, कि जो आपके क्लेम में लिखा है वो पब्लिक स्पेसिफिकेशन में भी नहीं होना चाहिए, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपकी फाइलिंग डेट है उससे पहले ही कोई चीज पब्लिश हो चुकी थी, तो वो नई कैसे रही? अगर वो नई नहीं रही तो आपके क्लेम्स एंटिसिपेटेड हैं. यही तो कॉन्सेप्ट है कि आपकी फाइलिंग डेट से पहले कोई चीज नई नहीं रहनी चाहिए. मतलब अगर नई नहीं है, ऑलरेडी दुनिया को उसके बारे में पता है, वो चीज पब्लिश हो चुकी है, अगर कोई इंडियन पेटेंट पब्लिश हो चुका है, इसका मतलब पब्लिक इज अवेयर अबाउट इट, और उसी में से कुछ उठा के आपने अपने क्लेम्स बना लिए, तो इस वजह से इसको एंटिसिपेशन माना जा रहा है. मींस समझ में आ रहा है? एनी डाउट? हाँ जी सर. हाँ जी, पूछिए. सर आपने जो बताया था, जितना मुझे याद है और जो मैंने लिखा है, कि वो प्रीवियस सारे डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 13(1)(a) में नहीं चेक करता, सिर्फ प्रीवियस पेटेंट्स को चेक करता है. हाँ, तो मैं प्रीवियस पेटेंट्स की बात कर रहा हूँ. प्रायर पब्लिश्ड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इज इंडियन पेटेंट्स ओनली. ओके, ठीक है, ठीक है. प्रायर पब्लिश्ड इंडियन डॉक्यूमेंट्स मींस प्रायर पब्लिश्ड इंडियन पेटेंट्स ओनली. ओके, अभी जो लिखा है वो सब बस इसको, इस क्लास को याद रखो. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट यू हैव रिटन, बट हाँ, योर डाउट इज जेन्युइन. ये यहाँ पे सिर्फ इंडियन पेटेंट्स की ही बात हो रही है, इंडियन पेटेंट्स ओनली. 13(1)(a) में इंडियन पेटेंट्स की ही बात होगी. 13(1)(b) में भी इंडियन पेटेंट्स को ही चेक करेगा वो. समझ आया? मेरे से किसी ने एक जरूरी क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं तो हमेशा ये कहता रहता हूं कि भाई प्रायोरिटी डेट, प्रायोरिटी डेट, प्रायोरिटी डेट. एक सिनेरियो देता हूं मैं, देखो. एक सिनेरियो है 1 जनवरी 2025. ठीक है, एप्लीकेंट फाइल्स अ प्रोविजनल, एप्लीकेंट फाइल्स अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, PS. ठीक है, this discloses feature A. Okay, then 1 जून ले लेते हैं 2025. ठीक है, feature A is published in Indian Patent. ठीक है, और 1 दिसंबर 2025 को एप्लीकेंट फाइल्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, विद फीचर A. अब बताओ क्या करोगे? क्या ये जो एप्लीकेंट है, क्या इसका पेटेंट एंटिसिपेटेड है? क्योंकि मैं तो हमेशा बात कर रहा हूं प्रायोरिटी डेट की. आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले पब्लिश नहीं होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले पब्लिश नहीं होना. हमेशा यही चिल्लाता हूं, प्रायोरिटी डेट इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी डेट जाके ले लो. और यहां पे क्या किया एग्जामिनर ने? प्रायोरिटी डेट को तो गोली मार दी. उसने तो सिर्फ मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट से पहले ही चेक कर लिया.
अब अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जा रही है कि मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट बाद में है और मेरी प्रायोरिटी डेट पहले है, अब अगर इसके बीच में पब्लिश हो गया तब क्या होगा? और अगर भी हो जा रहा है तो फिर प्रायोरिटी डेट लेने का फायदा क्या है? मेरा क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। 13(1)(a) में क्या बोला गया है? 13(1)(a) में सिर्फ और सिर्फ यही बात तो कही गई नीरज कि आपको क्या करना है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट से पहले अगर कोई चीज पब्लिश है इंडियन पेटेंट, ठीक है, तो आपके क्लेम्स एंटिसिपेटेड हो गए सारे के सारे, ठीक है। बट अगर मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मैंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया 1 दिसंबर 2025 को, मेरे से पहले जो मेरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में था वो 1 जून 2025 को ही पब्लिश हो गया, तो अभी ऊपर वाली सिनेरियो भूल जाओ। लेट्स सपोज कि ये नहीं है अभी। अब बस इन दो सिनेरियोज को देख के बताओ कि क्या जो एप्लीकेंट है उसका पेटेंट एंटिसिपेटेड है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू नहीं है। अकॉर्डिंग टू 13(1) के 13(1)(a) अकॉर्डिंग तो नहीं है। 13(1)(a) के अकॉर्डिंग तो है ही ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 1 दिसंबर 2025 को फाइल किया और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने से पहले ही ये चीज पब्लिश्ड हो रखी है, यही तो पढ़ा अच्छा, अभी 1 हमने। जून, हाँ हाँ हाँ, जस्ट ठीक चेक है। द डेट्स प्रॉपर्ली। 13(1)(a) में हमने यही तो पढ़ा कि मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पब्लिश्ड है इंडियन तो एंटिसिपेटेड हो गया, वही तो सिनेरियो क्रिएट किया मैंने। 1 दिसंबर 2025 मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट, इससे पहले 1 जून 2025 को एक इंडियन पेटेंट पब्लिश हो गया। बताओ एंटिसिपेटेड है कि नहीं? ऑब्वियसली यस, हाँ है। ठीक है। Yes. ऑब्वियसली बट यस, हाँ। ऑब्वियसली यस, तो फिर अगर मैंने इस केस में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन भी दी थी और मैंने 1 जून 2025 की प्रायोरिटी ले रखी है, अब क्या करोगे? और जिसमें जो क्लेम जो फीचर ए है वही क्लेम मैंने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन वाले दिन डिस्क्राइब किया था। ये तो वो सिनेरियो हो जाएगा ना जो मतलब क्लेम प्रायोरिटी क्लेम जो हमने हाँ हाँ 11 में हाँ, सेक्शन 11 में पढ़ा था। एग्जैक्टली प्रायोरिटी क्लेम मतलब हमने प्रायोरिटी डेट ले रखी है, वही सेम क्लेम उसमें भी है। तो अब क्या होगा? क्योंकि एग्जामिनर तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले ही चेक कर रहा है, लेकिन मैंने तो इस चीज की प्रायोरिटी पहले ले रखी। जब वो चीज पब्लिश हुई, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो प्रायोरिटी ले रखी है 1 जनवरी 2025 की। तो इसका जवाब ये है कि यहां पे योर claims will not be anticipated, will not be anticipated। क्यों? भले ही एग्जामिनर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से चेक करता है। एग्जामिनर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से चेक क्यों करता है? क्योंकि एग्जामिनर की मजबूरी है। एग्जामिनर हमेशा, देखो एक ब्रह्म वाक्य लिख रहा हूं, एग्जामिनर विल ऑलवेज चेक फ्रॉम योर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट। क्यों ऐसा क्यों करेगा? भाई एग्जामिनर अगर प्रोविजनल से चेक करने लगा तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि तुम 4 प्रोविजनल भी फाइल कर सकते हो। और एग्जामिनर चेक क्या करता है? एग्जामिनर क्या चेक करता है? सिर्फ और सिर्फ क्लेम्स ही तो चेक करता है। क्लेम्स किस में होते हैं? क्लेम्स तो सिर्फ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ही होते हैं। तो एग्जामिनर तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही चेक करेगा। अब सर्च फॉर एंटिसिपेशन किया, उसने बोल दिया कि भाई तुम तो एंटिसिपेटेड हो। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी इन सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 यही है कि अगर एग्जामिनर ने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले ये बता दिया कि भाई आपसे पहले कुछ चीज पब्लिश हो चुकी है, लेकिन अगर आपके पास उससे भी पहले की प्रायोरिटी है, तो आप एग्जामिनर को जाके सेक्शन 18 में बता दो कि भैया मेरे पास तो आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले बोल दिया 1 जून 2025, लेकिन मेरे पास उससे पहले की ही प्रायोरिटी है। इस केस में आपकी बात मान ली जाएगी। ये आप अपने एफईआर के रिस्पॉन्स में लिखोगे, एग्जामिनर आपको एफईआर पकड़ा देगा। अब आप एफईआर के रिस्पॉन्स में ये प्रूव कर दो कि भाई जो भी चीज इसमें है वो मैंने ऑलरेडी प्रायोरिटी ले रखी थी। यही सेक्शन 18 है। बात समझ में आई? ये है प्रायोरिटी डेट का फंडा, ये है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का फंडा कि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले और बाद में ही चेक करता है।
बट अगर आपने उससे भी पहले की प्रायोरिटी ले रखी है तो आपको सेक्शन 18 के अंदर बताना पड़ेगा कि मेरे पास उससे भी पहले की प्रायोरिटी है, सो आई विल गेट द प्रिविलेज। समझ आया कि नहीं यार? देखो, दिस इज नॉट दैट अ केक वॉक। तो राघव हम्म यहाँ पे एंटिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा जब यहाँ प्रायोरिटी पे डेट उस पे पहले से है? हाँ, तो एंटिसिपेट ही नहीं करेगा। हाँ वही मेरे को एंटिसिपेट नहीं चांस मिलेगा करेगा ना। ना, ये तो मैंने लिखा है, योर क्लेम्स हाँ। विल नॉट बी एंटिसिपेटेड। बट अगर हम सिर्फ सेक्शन 13(1)(a) के अकॉर्डिंग जाएं तो एंटिसिपेट कर रहा है कि नहीं? पब्लिकेशन के थ्रू अगर हाँ, देख रहे हैं। क्योंकि सेक्शन 13 सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट, पूरा सेक्शन 13 तुम पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कम, क्योंकि भाई एग्जामिनर सिर्फ क्लेम्स चेक करता है, ये बात अपने दिमाग में बिठाओ। एग्जामिनर सिर्फ क्लेम चेक करता है। क्लेम्स किस में होते हैं? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में होते हैं। तो वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले ही चीजें देखेगा। वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, प्रायोरिटी डेट, इस सबसे उसको मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपकी प्रायोरिटी डेट और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट एक ही है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपने तो प्रोविजनल राघव इसमें रिपोर्ट में तो वो यही कहेगा ना एंटिसिपेटेड है, बिल्कुल फिर बिल्कुल वापस जो एप्लीकेंट है वो बोलेगा ना कि मेरे पास प्रायोरिटी डेट है और एंटिसिपेटेड नहीं। नहीं है। एग्जैक्टली सेम माय क्वेश्चन पॉइंट, मेरा भी है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। रिपोर्ट में, इसीलिए मैं इसकी हेडिंग बार बार आपको बोल रहा हूं, सेक्शन 13 की आप जब हेडिंग पढ़ेंगे तो सेक्शन 13 की हेडिंग है सर्च फॉर एंटिसिपेशन। वो सिर्फ एंटिसिपेशन सर्च कर रहा है। अब इस क्लास की स्टार्टिंग में भी मैंने यही बात बोली थी कि वो डिसीजन नहीं दे रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ सर्च कर रहा है। और वो सर्च कैसे करेगा? वो सिर्फ क्लेम्स को देखता है। अगर आपके पास प्रायोरिटी डेट है, आपको एफईआर मिलेगी, आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलेगी, उसमें लिख के आएगा कि आपके क्लेम्स तो एंटिसिपेटेड हैं। आप सेक्शन 18 का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास अर्लियर प्रायोरिटी डेट है, जो भी पब्लिकेशन हुआ है उससे भी पहले मैं ये चीज क्लेम कर चुका हूं, मैंने ऑलरेडी प्रायोरिटी ले रखी है। आपका रिजेक्शन हट जाएगा, आपका एंटिसिपेशन हट जाएगा। एज सिंपल एज दैट। Raghav, यस so hi Raghav. So Yes, yes. suppose my claim is hit with an anticipation, Hmm. and then the this examiner gives a report saying your claim is anticipated. Yes. But then I'll have to take the refuge of 18, section Yes. 18, and say that Yes. I have to reply saying that listen, I have priority date. But how would I come to know? How would I assess my rights against the other anticipation? Will he give me information? Yes, And then I can check online. Obviously, in the first examination report, FER, you will get everything. Okay, okay. Just go to Okay. patent search on IP website, and then you can see the FERs there. They will cite every document with date also. Okay, okay, great. So I have to read section 13 with 18. It has to be Yes. read together. Okay. It has to be read together. Understood? अभी सिर्फ सेक्शन 13(1)(a) पढ़ा है, आज थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है? बिकॉज आफ्टर दिस मैं फिर एक घंटे में 10-10 सेक्शन निपटाऊंगा। ये आज लास्ट डिटेल्ड क्लास हो रही है, ठीक है, जो कि थोड़ी सी इसको मैं भगा नहीं सकता। सो 13(1)(a) क्लियर हो गया। अच्छा, अब अर्लियर प्रायोरिटी कैसे भी मिल सकती है? क्या अर्लियर प्रायोरिटी ऐसे भी मिल सकती है? ओहो, ये मैं चला क्यों नहीं पाता हूं यार, एक सेकंड। पेज 3। ओके, क्या अर्लियर प्रायोरिटी, देखो रजनीश मुझे बताएंगे, क्या अर्लियर प्रायोरिटी एक कन्वेंशन एप्लीकेशन से भी मिल सकती है? ये क्या पूछ दिया, इतनी मुश्किल बात तो मुश्किल में समझे थे, अब कन्वेंशन पे आ गए। देखो, जब मैं कह रहा हूं, इस सिनेरियो को ही ले लो, ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट है मान लो, ठीक है, और ये इन्वेंटर यूएस का है, ठीक है, और जब उसने कन्वेंशन एप्लीकेशन के थ्रू या पीसीटी के रूट के थ्रू फाइल किया, ठीक है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट उसकी ये थी और फीचर ए पब्लिश हो चुका था ऑलरेडी इंडियन फाइल्ड पेटेंट में। तो प्रायोरिटी, अब दिमाग को एकदम ओपन रखो क्योंकि सब कुछ पढ़ा है हमने। प्रायोरिटी या तो ऐसे हो सकती है कि उसने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन ले रखी है, या प्रायोरिटी ऐसे भी हो सकती है कि 1 जनवरी 2025 को उसने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं ली थी, उसके पास प्रायोरिटी थी, प्रायोरिटी फ्रॉम हिज होम कंट्री फाइलिंग, ठीक है। 12 महीने के अंदर कन्वेंशन एप्लीकेशन में पहले वो अपनी होम कंट्री में फाइल करता है ना, तो वहां से भी उसकी प्रायोरिटी हो सकती है। वो अगर प्रूव करेगा कि आई हैव अर्लियर प्रायोरिटी, तो वो ये भी प्रूव कर सकता है कि मेरे पास अपनी होम कंट्री की प्रायोरिटी है, कन्वेंशन एप्लीकेशन वाली,
ठीक है। तो प्रायोरिटी उसके पास पहले से है, ये दो तरीके से पॉसिबल है, या तो उसने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करी हो या फिर उसके पास अर्लियर प्रायोरिटी हो किसी फॉरेन कंट्री की, ठीक है। सो दैट्स इट। अब हम आते हैं 13(1)(b पे, ठीक है। सारे सिनेरियोज कवर अप हो गए 13(1)(a) में, बस यही है, इससे डीप कुछ नहीं है, ठीक है। Section 18 is also covered with this. Now coming to 13(1)(b. देखो, पहली बात ये याद रखनी है, एग्जामिनर विल ओनली चेक क्लेम, एग्जामिनर विल ओनली चेक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो ये बात अब जब भी मैं बोलूंगा इन्वेंशन चेक हो रहा है तो क्लेम्स चेक हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं चेक हो रहा। ओके, तो 13(1)(b में भी इंडियन पेटेंट एप्लीकेशंस की ही बात हो रही है, इंडियन पेटेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, इंडियन पेटेंट एप्लीकेशंस। अब देखो, एक काम करते हैं, इन्वेंटर ए को ले लेते हैं और इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फाइल की है 1 जून 2024 को, ठीक है। अब बताओ कि जब कोई अपनी इन्वेंशन फाइल करता है तो क्या वो प्रायर आर्ट सर्चिंग करता है उससे पहले? बोलो यस और नो। प्रायर आर्ट सर्चिंग कोई क्यों करता है अपनी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, या करवाता है किसी कंपनी के थ्रू? टेल मी। चेक करने के लिए कि ऐसी सिमिलर तो है नहीं, है तो नहीं। नहीं, ठीक है। इन्होंने भाई प्रायर आर्ट सर्चिंग करवाई डेटाबेस में, और वो ढूंढते कैसे हैं? पब्लिश्ड जो कंटेंट है उसी से तो ढूंढ पाओगे, जो 18 महीने के बाद पब्लिश हुआ है उसी से ढूंढोगे, या फिर बाकी कोई अदर टाइप का साइंटिफिक जर्नल वहां पे पब्लिश हो रखा हो। तो भाई इन्वेंटर ए भाई साहब ने 1 जनवरी 2024 को खुशी खुशी अपनी एप्लीकेशन फाइल करी, प्रायर आर्ट सर्चिंग वगैरह करवाई, और ही फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्यों? गेम ही ऐसा हो रखा है। अब इन्वेंटर बी आए और इन्होंने क्या करा रखा था, डेट याद रखना, ये जून है, जनवरी नहीं है। इन्होंने सेम एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी, सेम एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। और इनकी एप्लीकेशन सीक्रेट रही, कितने महीने तक सीक्रेट रही? बोलो बोलो बोलो। 18 महीने, 18 सीक्रेट फॉर 18 मंथ्स, ओके। अब देखो, तो सेम एप्लीकेशन थी, इन्वेंटर ए को कैसे मिलेगी? क्योंकि ये तो 18 मंथ्स तक सीक्रेट रही, ठीक है। ये पब्लिश हुई जाके जुलाई 2025 के बाद, पब्लिश्ड आफ्टर ए हैज ऑलरेडी फाइल्ड। तो ए को तो मिलेगी नहीं क्योंकि वो तो डेटाबेस में थी नहीं। अब मुझे बताओ कि किसको पेटेंट मिलेगा, किसका एंटिसिपेटेड होगा आउटकम? टेल मी द आउटकम। बी को पेटेंट तो मिलेगा बी को ही, मिलेगा बी को ही, वेरी गुड, बी विल गेट द पेटेंट। लेकिन उसको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का, क्योंकि वो उसने जानबूझकर नहीं करी है गलती, उसको पता ही नहीं था। विल कम टू दैट इन 18, ठीक है। अभी देखो, बी विल गेट द पेटेंट, सो सेक्शन 13(1)(b क्या करता है? अब मुझे कोई एक लाइन बता देगा कि व्हाट डज सेक्शन 13(1)(b डज? दिस इज कॉल्ड व्हाट? चेक। दिस इज कॉल्ड, आई हैव रिटन ना यहाँ पे, 13(1)(b इज कॉल्ड प्रायर क्लेमिंग। अब देखो, so 13(1)(b में व्हाट एग्जामिनर चेक्स इज, ही चेक्स 13(1)(a) में क्या कर रहा था? आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट से पहले के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था। हेयर द एग्जामिनर विल चेक आफ्टर फाइलिंग डेट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट के बाद के भी पब्लिश्ड पेटेंट्स वो चेक करेगा। पहले तो वो पहले के ही करता था, अब वो बाद के भी करेगा। हियर द एग्जामिनर विल चेक पब्लिश्ड पेटेंट्स, और कौन से पब्लिश्ड? इंडियन पेटेंट्स। अभी 13(1)(a) और 13(1)(b) में सिर्फ और सिर्फ इंडियन पेटेंट्स की ही बात
हो रही है, कोई भी फॉरेन पेटेंट चेक नहीं किए जा रहे हैं। पब्लिश्ड इंडियन पेटेंट, पब्लिश्ड इंडियन पेटेंट आफ्टर द फाइलिंग ऑफ योर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। लेकिन शर्त क्या है, बोलो शर्त क्या है? बट द कंडीशन इज दैट दोज patents should have a priority date even before you। ठीक लिखा है? पब्लिश तो बाद में हो रहे हैं, हाँ। लेकिन प्रायोरिटी उन्होंने आपसे पहले की ही ले रखी है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, 13(1)(a) में मान लो मेरे क्लेम्स हैं, आई हैव क्लेम्स 1 to 5। तो ये 1 to 5 क्लेम्स किससे चेक किए जा रहे थे? बोलो, ये क्लेम्स चेक किए जा रहे थे प्रायर इंडियन पब्लिश्ड पेटेंट के स्पेसिफिकेशन से। प्रायर इंडियन पब्लिश्ड पेटेंट्स मींस अगर ये क्लेम्स का सारा डेटा मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, मुझे क्लेम्स में मिल जाए, मुझे ड्राइंग्स में मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, तो एंटिसिपेटेड हो जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 13(1)(b) में, ओके 13(1)(b) में जो मेरे क्लेम्स हैं, अगर मेरे क्लेम्स हैं 1 to 5, तो मेरे क्लेम्स सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट मेरे बाद पब्लिश हुआ है उसके क्लेम से ही मैच किए जाएंगे। ओनली क्लेम टू क्लेम मैचिंग विल बी डन, क्लेम टू क्लेम मैचिंग विल बी डन। ठीक है, दिस इज द जिस्ट ऑफ सेक्शन 13(1)(b)। अगर आप सेक्शन 13(1)(b) की लैंग्वेज पढ़ेंगे, अगर कोई बुक रखा है, तो वो लैंग्वेज है इज claimed in any claim of other complete specification। बट 13(1)(a) की लैंग्वेज थी इन द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, पूरे स्पेसिफिकेशन में कहीं पे भी मिल जाए तो एंटिसिपेट बोल देंगे। बट 13(1)(b) में सिर्फ और सिर्फ क्लेम में मिलना चाहिए। क्लेम में अगर नहीं है, अगर देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर क्लेम में मिल गया तो ठीक है। अगर मान लो कि स्पेसिफिकेशन में मिल गया, जो भी मेरे क्लेम्स में लिखा है वो स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो नहीं माना जाएगा एंटिसिपेशन। कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है ऐसा क्यों? यहां पे सिर्फ क्लेम से चेक क्यों कर रहे हैं और यहां पे पूरे से क्यों चेक कर रहे हैं? अगर ये समझ आ गया तो समझो 80% कहानी समझ आ गई आपको। देखो, इसका जवाब ये है कि अच्छा 13(1)(a) का तो बता दो कोई, कि पूरा डॉक्यूमेंट क्यों चेक कर रहे हैं? प्रायर इंडियन पब्लिश्ड होल डॉक्यूमेंट क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चेक करना है। नहीं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चेक नहीं करना है, क्लेम्स को हमें मैच करना है उसके पूरे डॉक्यूमेंट से। तो पूरे डॉक्यूमेंट से इसलिए मैच किया जा रहा है नीरज, जस्ट बिकॉज कि उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है, पब्लिक में अवेलेबल है। और एंटिसिपेशन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी अगर आप इन्वेंशन बना रहे हो तो वो पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बट हाँ 13(1)(b) में वो ग्रांटेड वाले चेक कर रहा है। 13(1)(b) में वो ग्रांटेड पेटेंट्स चेक नहीं कर रहा है मानसी। 13(1)(b) में वो चेक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वो पेटेंट्स जो मेरे से पहले जिनकी प्रायोरिटी डेट थी बट मेरे बाद पब्लिश हुए, अभी ग्रांट नहीं हुए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 13(1)(b) में सिर्फ क्लेम से ही क्यों मिलाया जा रहा है? 13(1)(b) क्लेम से इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि जो 13(1)(b) में पेटेंट्स हैं वो आपके बाद पब्लिश हुए, मैंने कुछ बनाया और उसके बाद कुछ पब्लिश हुआ, तो इसमें कोई मेरी गलती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चीज पब्लिश बाद में होने वाली है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी तो वो बनी नहीं थी जब मैंने क्लेम किया था। लेकिन मेरे से पहले उन 5 क्लेम्स पे कोई और अपनी राइट्स जमा चुका है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ क्लेम से मैचिंग की जाएगी।
उसका पब्लिकेशन तो तब अवेलेबल ही नहीं था जब मैंने क्लेम्स लिखे थे। जब मैंने अपनी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दी थी तब कोई वो जो भी पब्लिश हो रहा है वो तो मेरे बाद पब्लिश हो रहा है ना, तो वो तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। तो उस स्पेसिफिकेशन तो से हमें क्या इसमें मतलब? एक तरीके से 13(1)B में एक तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट वाला है एग्जैक्टली, कि जो पहले आया उसको देंगे। उसको पहले देंगे। पर राघव एक चीज बताओ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, इस टाइम पे आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ अभी बेटर है, यस। मैं ये 13(1)B में स्टिल तो ब्रेकिंग। अगर कोई ऐसा पेटेंट है जिसके क्लेम बिल्कुल, मैं बाद में पूछती हूँ, चलो यू कैन टाइप आल्सो। Raghav, मैं बाद में Yes. पूछती हूँ, तुम 13 कंटिन्यू करो। टेल मी। in 13(1)B, so basically is that there is no way that I could access the information. Yes. So when I conduct a prior search, I would know only with things which are already published Yes. or which are already out there for Yes. public to access. Yes. This is which is before the registry, patent registry, but it's not publicly available. Yes. It's not Right. publicly available. Yes. So I wouldn't I wouldn't be at fault because that's not publicly available. So the patent registry only has access to that material claim. Sorry. Yes. So this is what 13(B is saying, right? 13(B) is only saying this: when I filed my invention, at that moment there was no invention which was related to me and which was published. I can only see the published data, na? If I see something is published, Right. I will not try to patent that. But it is not published. Right. It is published after me, but it has been claimed by someone else before me. So who will get the Before right? me. Who Okay. has claimed? That is why. Claim, right? Yeah, before me. That is why 13(1)B में they are only matching claim to claim. They are not matching with the specification. बिकॉज स्पेसिफिकेशन में अगर Okay. कुछ भी लिखा है तो वो मेरे पहले अगर लिखा है किसी ने तो अवेलेबल ही नहीं था। बट अगर किसी ने इसीलिए दैट्स व्हाई क्लेम इज इंपॉर्टेंट। वॉट एवर आई एम क्लेमिंग इज वॉट आई हैव राइट ऑन। जो मैं क्लेम कर रहा हूं मेरा राइट उसी पे तो है। तो अगर इफ समथिंग इज नॉट इन द क्लेम्स और वो बाद में पब्लिश हो रही है देन उस केस में आपका डॉक्यूमेंट एंटिसिपेट नहीं होगा। अंडरस्टूड? मेनली 13(1)B प्रायोरिटी जो जिसने पहले दी है उसको मिल रही है, यही बस है ना? बस दैट्स इट। भले ही वो पब्लिश बाद में हुआ हो। 13(1)A में आपसे पहले वाले पब्लिश देखे जाते हैं, 13(1)B में आपके बाद के भी पब्लिश डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं, लेकिन वो आपसे पहले ये होने चाहिए। और 13(1)A तो बहुत ही सिंपल है कि मैंने आज जो भी क्लेम किया वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है इंडियन पेटेंट में, तो कैसे मिल जाएगा भाई पेटेंट? वो पब्लिश हो चुका है, दुनिया को पता है, न्यू नहीं है। और वो कहीं पे भी हो सकता है, पूरे पेटेंट में कहीं पे भी उसके बारे में अगर कहीं पे भी लिखा है इट मींस उसके बारे में दुनिया को पता है। बट अगर 13(1)B की आप बात करोगे तो क्लेम्स में सिर्फ लिखा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन क्लेम्स पे अधिकार मेरे से पहले किसी ने जमा लिया, किसी ने प्रायोरिटी ले ली। स्पेसिफिकेशन में अगर लिखा उससे मुझे क्या मतलब? तो वो दुनिया में थोड़ी आया था जब मैंने फाइल किया था। व्हेन आई फाइल्ड दैट क्लेम्स वो चीजें पब्लिश, दुनिया को उनके बारे में पता ही नहीं था। बट अगर वो चीजें मेरे से पहले किसी ने क्लेम कर ली सिमिलर चीजें देन ऑब्वियसली इट्स गॉन। So 13(B is like a real anticipation more than 13(A). For 13(A), at least I can do my internal check through my attorneys and understand that okay, this already exists. Yes. But 13(B) only I can know once the report is out Once or the the report order is out, right? yes exactly. Okay, got it. ओके अभी 13(1)A और 13(1)B भूल मत जाना। 18 में इनकी रेमेडीज क्या हैं हम ये देखेंगे, ठीक है? 18 ओनली टॉक्स अबाउट द रेमेडीज। ओके सो नाउ 13(1) this is also done. 13(1)B is also done. Now coming to 13(2). ओके बस यही 3 सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, बाकी तो इट्स वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टू 13(2). राघव, आप पहले जब क्लास हुई थी इसकी तो आपने बताया था कुछ फॉरवर्ड चेक, बैकवर्ड हाँ चेक। हाँ फॉरवर्ड चेक बैकवर्ड चेक क्या है प्रिया? ओके जैसे 13(1)A बैकवर्ड हो गया, 13(1)B फॉरवर्ड, बिल्कुल। राइट? 13(1)A में ये है मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की फाइलिंग डेट, ठीक है? ये बना दी मैंने टाइमलाइन। ये मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की फाइलिंग डेट, ये है 1 जनवरी 1912 वाली तारीख, ठीक है? आगे कुछ भी हो सकती है।
13(1)(a) में मैं क्या कर रहा हूं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले एनी इंडियन पब्लिश्ड पेटेंट अगर है, इंडियन पब्लिश्ड पेटेंट इफ देयर इज, देन एंटिसिपेटेड. कूल. सो दिस इज व्हाट, फ्रॉम योर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट, दिस इज द बैकवर्ड चेक. अभी 13(1)(b) में क्या हो रहा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद एनी इंडियन, यहां पे भी एनी इंडियन पब्लिश्ड पेटेंट की ही बात हो रही है. आफ्टर माई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड पेटेंट, बट हैविंग, अब मेरे बाद पब्लिश हुआ, मेरी कोई गलती नहीं, मेरे पहले पब्लिश हो गया तो मेरी गलती है. बट हैविंग अर्ली प्रायोरिटी डेट देन मी, अर्ली प्रायोरिटी डेट देन मी, anticipated. Here whole document is checked against claims, whole document is checked against the claims, ठीक है. And here only claims are checked, मतलब claim to claim matching, only claim to claim matching is done. Okay, so this is backward check and this is forward check. Understood? आगे बढ़ते हैं अब. 13(2) बहुत सिंपल है. 13(2) भी क्या है, एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन. कौन गायब हो गया? ओके, एंटिसिपेशन बाय, ये भी प्रीवियस पब्लिकेशन ही है. 13(1)(a) भी प्रीवियस पब्लिकेशन ही था, एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन. ठीक है, 13(1)(a) भी वही था, सिर्फ 13(1)(b) प्रायर क्लेमिंग था. प्रायर क्लेमिंग का मतलब है कि मेरे से पहले किसी ने क्लेम में लिख रखा है. ठीक है, अब देखो 13(2) में क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, पेटेंट तो मैं इंडिया में ले रहा हूं बट वो नॉवेल होना चाहिए. तो नॉवेल होने के लिए पूरी दुनिया में चेक होता है. सिर्फ 13(1) में सिर्फ इंडियन पेटेंट चेक हो रहे थे, फॉरवर्ड चेक और बैकवर्ड चेक फ्रॉम द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मींस पब्लिश बाद में, पब्लिश पहले. बट 13(2) के अंदर जो एंटिसिपेशन हो रहा है वो हो रहा है बाय प्रीवियस पब्लिकेशन. बट यहां पे जो एग्जामिनर की ड्यूटीज हैं वो बढ़ गई हैं. 13(1) was limited only to Indian Patent Office, but 13(2) is limited to, not limited to, but 13(2) में एग्जामिनर रेस्ट ऑफ द वर्ड में देखता है. सो here examiner checks in whole word. क्या चेक करेगा बोलो, मेरे डॉक्यूमेंट का कौन सा हिस्सा चेक किया जाएगा? Which part Claim. of, okay, claims. Okay, against what? So here अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो लिखा है, the examiner shall in addition make such investigation for the purpose of ascertaining whether the invention so far as claimed in any claim, बार बार यही लैंग्वेज है, in any claim of the complete specification has been anticipated by publication in India or elsewhere in any document. सारे डॉक्यूमेंट्स को अब उसने ले लिया है. तो एग्जामिनर इंडियन पेटेंट्स की बात नहीं कर रहा है, ही इज लुकिंग एट एनी डॉक्यूमेंट. सो आपके क्लेम्स को दुनिया के किसी भी डॉक्यूमेंट से मैच करा देगा वो. एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड बिफोर माई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट. ऑब्वियसली हमेशा कंप्लीट स्पेसिफिकेशन चेक करेगा क्योंकि उसको तो क्लेम चेक करने हैं, वो उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में मिलेंगे. ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट पब्लिश बिफोर माई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पर फाइलिंग डेट. अब एनी डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, कोई भी फॉरेन पेटेंट हो सकता है. इसी फॉरेन पेटेंट में आपके क्लेम्स के सारे क्लेम्स मिल गए. ठीक है, एक टर्म होता है एनपीएल. ठीक है, एनपीएल को बोलते हैं, जब प्रोसिक्यूशन करोगे तो बहुत बार आएगा ये टर्म, नॉन पेटेंट लिटरेचर. नॉन पेटेंट लिटरेचर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि IEEE के जर्नल्स हो गए, साइंटिफिक जर्नल्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गई, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट नोवेल्टी. ठीक है, तो किसी भी फॉरेन पेटेंट में नहीं होना चाहिए, किसी भी एनपीएल में नहीं होना चाहिए, किसी भी इंटरनेट पब्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, नोवेयर. एनी वेबसाइट, पीडीएफ्स अवेलेबल, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए. तो इस वक्त एग्जामिनर ने
अब अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, अब उसने सारे ग्लोब को कवर कर लिया है और आपका पूरा का पूरा इन्वेंशन चेक किया जा रहा है। ठीक है, सो ओके टेल मी, आई विल गिव यू अ सिचुएशन। एक है ड्रोन बेस्ड पिज्ज़ा डिलीवरी सिस्टम है, सपोज करो पिज्ज़ा डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आपने फाइल किया ऑन 1 जनवरी 2024। ठीक है, एग्जामिनर ने सर्च किया ग्लोबल डेटाबेस, एग्जामिनर ने ग्लोबल डेटाबेस सर्च किया। अब वो सब कुछ चेक करेगा, ई स्पेस नेट, वाइपो, गूगल पेटेंट, किप्रेस, फलाना ढिमकाना, सब कुछ चेक कर डालेगा वो। ठीक है, और एनपीएल्स को भी चेक करने के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ से एनपीएल भी चेक हो जाएगा, एनपीएल्स के सर्च क्वेरीज के थ्रू हो जाता है। ग्लोबल डेटाबेस से सारे चेक किए और सेम डॉक्यूमेंट उनको मिला विच इज़ ग्रांटेड इन 2015। ठीक है, और पब्लिश भी होगा अगर ग्रांटेड है। तो बताओ आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, रिजेक्ट या एक्सेप्ट, एंटिसिपेट होगी या नहीं? बोलो। होगी एंटिसिपेट। होगी एंटिसिपेट, होगी। बिल्कुल, क्योंकि यूएस के पेटेंट में सेम पिज्जा डिलीवरी सिस्टम मिल चुका है। यू आर गॉन। ओके, सो सिमिलरली पेटेंट में मिले चाहे कहीं पे भी मिले, दुनिया जहान में मिले, ये एंटिसिपेट होगी ही होगी। अब आते हैं सेक्शन 18 में, जो कि कंपैरेटिवली इजी है जब आपने सेक्शन नंबर 13 पढ़ लिया है। अब सेक्शन 18 जो है वो जजमेंट फेज है। सेक्शन 18 की हेडिंग क्या है? सेक्शन 18 की हेडिंग अगर आप देखोगे तो वो है पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन। जब एंटिसिपेशन हो गया, मतलब एग्जामिनर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बोल दिया कि भाई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से पहले ना पब्लिकेशन में तुम पकड़े गए, एंटिसिपेशन हो रहा है। अब कंट्रोलर की क्या पावर है, कंट्रोलर क्या करेगा? तो दिस इज द जजमेंट फेज। ठीक है, अब हम जजमेंट की बात करेंगे, वेदर यू विल गेट द पेटेंट, रिजेक्टेड, वॉट एवर विल हैपन। ठीक है, तो सेक्शन 13 इज द सर्चिंग फेज, सेक्शन 18 इज द जजमेंट फेज। तो अगर एग्जामिनर ने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पाया है जो आपकी नोवेल्टी को किल कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन को किल कर रहा है 13(1) ए में, तो सेक्शन 18(1) अभी हम पढ़ रहे हैं 18(1). तो 18(1) सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शंस की बात करेगा। इट विल टॉक अबाउट 13(1)A एंड 13(2). इन दोनों को हम कंबाइंडली क्या बुलाते हैं? प्रायर पब्लिकेशन। ठीक है, एंटिसिपेशन बाय पब्लिकेशन। ठीक है, ओके। अगर ऐसा कुछ भी मिला है कंट्रोलर को तो वो क्या कहेंगे कि आपके पास दो रास्ते हैं, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। आप देखेंगे इसमें लिखा है, अगर कंट्रोलर को ऐसा लगता है तो ही मे रिफ्यूज, पहली लाइन क्या लिखी है? ही मे रिफ्यूज द एप्लीकेशन। अगर 13(1)A और 13(2) में कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जामिनर ने साइट किया है तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी जाएगी, अनलेस आपके पास दो रेमेडीज हैं, 2 रेमेडीज आर देयर बचने की। एंटिसिपेशन हो गया है बट आप बच सकते हैं, दो तरीके हैं। पहली रेमेडी क्या है? पहली रेमेडी वही है, कौन सी है पहली रेमेडी प्रिया? टेल मी। इफ यू प्रूव अर्लियर प्रायोरिटी डेट। ठीक है, आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट से पहले कोई भी डॉक्यूमेंट साइट हुआ है, मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डेट है 1 जनवरी 2025। ठीक है, आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट है 1 जनवरी 1 दिसंबर 2025। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या कहा कि एग्जामिनर ने बोला कि डॉक्यूमेंट इज पब्लिश्ड, डॉक्यूमेंट इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड, इंडियन डॉक्यूमेंट इज पब्लिश्ड कब? 1 जून 2025। तो यू कैन शो कि आई हैव द अर्लियर प्रायोरिटी, दैट इज वाई मैं ही जीतूंगा। आपने भले ही मेरे को एंटिसिपेटेड घोषित कर दिया था अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाले नियम के तहत, बट स्टिल आई एम द विनर, आई विल गेट द पेटेंट। ओके, सो या तो आप अर्लियर प्रायोरिटी प्रूव कर दो, या दूसरा
तरीका क्या है? दूसरी रेमेडी होती है गाइज अमेंड द क्लेम्स। ठीक है, सिंपल। अपने क्लेम्स को अमेंड कर लो, अपने क्लेम्स को नैरो कर लो। जो भी चीज़ें मिल रही थी, जैसे मान लो आपके 5 के 5 क्लेम्स हैं, ठीक है, तो आपके जो 5 क्लेम्स हैं आप सारे के सारे मैच हो रहे थे, तो उनको अमेंड कर लो, कुछ ऐड कर दो। ऐड अमेंडमेंट 3 ही तरीके से हो सकता है, बाय डिस्क्लेमर, और कौन कौन से 2 तरीके हैं? करेक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्लेमर। ठीक है, तो या आप अपने कुछ क्लेम्स को डिलीट कर दो या फिर कुछ ओवरलैपिंग पार्ट्स हटा दो, जस्ट अमेंड देम एंड यू विल गेट द ग्रांट। ओके, सो दिस इज द सेकंड रेमेडी। ये हो गया सेक्शन 18(1) खत्म, ओवर। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 18(2) में। तो सेक्शन 18(1) में हमने क्या पढ़ लिया? सेक्शन 18(1) में हमने पढ़ लिया कि अगर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस पब्लिकेशन हो रहा है, 13(1)(a) और 13(2) वाला एंटिसिपेशन है, तो या तो पुरानी प्रायोरिटी डेट प्रूव कर दो या फिर क्या कर दो, अमेंड कर लो। ठीक है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जानी है। ठीक है, 18(2) में बात कर रहा है कि जब आप 13(1)(b) के अंदर फंस गए, ठीक है, यू आर ट्रैप्ड इन 13(1)(b), यू आर ट्रैप्ड इन प्रायर क्लेमिंग। ठीक है, तब कैसे बच के निकलोगे? तो भाई यहाँ पे तो इज्जत पे दाग लगने वाला है। कैसे लगेगा? देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको देखो, जब आप 13(1)(b) में फंसते हैं तो आपके साथ एग्जामिनर क्या करता है, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे चेक की जा रही है, क्लेम टू क्लेम मैचिंग हो रही है, क्लेम टू क्लेम मैचिंग हो रही है। अगर बिल्कुल सिमिलर क्लेम है, क्लेम टू क्लेम मैचिंग। अगर एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, यू आर गॉन। ठीक है, बट अगर ओवरलैपिंग क्लेम्स है, मींस ओवरलैपिंग क्लेम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बनाई है अ फोल्डिंग चेयर, मेड ऑफ कार्बन फाइबर, मैंने ये बनाया, ठीक है, और जो मेरा राइवल था उसने बनाया अ फोल्डिंग चेयर। ठीक है, तो ओवरलैप तो हो रहा है। फोल्डिंग चेयर को तो तुम इन्फ्रिंज कर ही रहे हो ना, फोल्डिंग चेयर एक ब्रॉड टर्म है, उसको तो तुम इन्फ्रिंज कर ही रहे हो, बट आपके में कुछ टेक्निकल फीचर्स हैं, आपका क्लेम ओवरलैप हो रहा है। तो इस केस में अगर ऐसी सिनेरियो है तो आपके पेटेंट में एक रेफरेंस ऐड कर दिया जाएगा। रेफरेंस विल बी एडेड, रेफरेंस विल बी एडेड इन योर स्पेसिफिकेशन। आपके स्पेसिफिकेशन में एग्जामिनर लिख देंगे कि रेफरेंस इज एडेड रिगार्डिंग दिस पेटेंट, मींस जो भी पेटेंट आपसे ओवरलैप कर रहा है उसका रेफरेंस दे दिया जाएगा। तो ऐसा करने से ये बहुत शर्म की बात होती है, आपका पेटेंट बहुत वीक हो जाएगा। अगर कोई भी फोल्डिंग चेयर बनवाना चाहेगा तो वो पहले जो ओरिजिनल ओनर है उसके पास जाएगा, क्योंकि आपका पेटेंट उससे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो 13(1)(b) के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पेटेंट में ऑटोमेटिकली वो एक रेफरेंस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपका पेटेंट रिजेक्ट नहीं होता। ठीक है, आपके पेटेंट रिजेक्ट तभी होगा जब बिल्कुल सिमिलर है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सिमिलर, देन इट विल बी रिजेक्टेड। बट अगर ओवरलैपिंग है तो आपका रेफरेंस ऐड हो जाएगा। बाकी रेमेडीज यहाँ पे भी वही 2 हैं, रेमेडीज यहाँ पे भी वही 2 हैं। व्हाट आर द रेमेडीज हियर, टेल मी। जो रेमेडीज पहले थी वही रेमेडीज यहाँ पे भी हैं। पहली रेमेडी तो यही है कि व्हाट यू कैन डू, टेल मी, प्रूव अर्लियर प्रायोरिटी डेट। अब आप कहोगे सारी तो लड़ाई इसी बात की थी कि उसकी प्रायोरिटी डेट पहले की थी, अब मैं और कहां से अर्लियर प्रायोरिटी डेट ले आऊं। ठीक है, तो अर्लियर प्रायोरिटी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि कंट्रोलर ने, हो सकता है कि इंडियन पेटेंट तो देखा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास यूएस की प्रायोरिटी हो, मींस कन्वेंशन एप्लीकेशन वाली प्रायोरिटी हो। तो अगर ऐसा है, आपकी प्रायोरिटी उसकी प्रायोरिटी से भी पहले किया, आप कन्वेंशन रूट से आए हो, आपकी प्रायोरिटी आपकी कंट्री में है, तो आप प्रूव कर दो कि मेरी प्रायोरिटी इनसे पहले है, तो भाई
आप बच जाओगे, या फिर दूसरी रेमेडी तो वही है, अमेंडमेंट। एक और प्रायोरिटी भी तो है कि जैसे क्लेम्स की प्रायोरिटी, जैसे क्लेम 1 हाँ की हाँ प्रायोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लेम 1 की प्रायोरिटी से भी आप बोल सकते हो कि प्रोविजनल, मेरी बाय प्रोविजनल सेक्शन 11। सेक्शन 11, ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। सो वही है कि उन्होंने ओवरऑल प्रायोरिटी देखी, आप यूएस की प्रायोरिटी ले आओ कि मेरी इनसे भी पहले है, ठीक है। सो अगर आप अर्लियर प्रायोरिटी ले आते हो देन यू विल बी सेव्ड, अदरवाइज तो आपके पास अमेंडमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 18(2) जिसमें रेफरेंस ऐड किया जाता है अगर आपके क्लेम्स ओवरलैपिंग हैं। ओके, देन ये 13(1)(b) की बात हो गई। देन कमिंग टू सेक्शन 18(3). 18(3) में मजा ही आ जाएगी। देखो 18(3) में क्या कहा जा रहा है, इसको सैंडविच सिनेरियो बोलते हैं, ठीक है। 18(3) इजी है, ठीक है। मान लो कि दो लोगों का नाम लेता हूं मैं, नीरज एंड रजनीश। ओके, सो नीरज की प्रायोरिटी डेट है 1 जनवरी 2025, ठीक है। रजनीश की पब्लिकेशन डेट है, पब डेट 1 जून 2025। अब नीरज की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट है 1 दिसंबर 2025। बताओ क्या होगा, कौन एंटिसिपेट कर रहा है, क्या होगा? टेल मी, विल गेट द पेटेंट। Apply your brains, all brilliant minds. नीरज। नीरज एंटिसिपेट कर रहा है मेरे पेटेंट को। Who will get the patent? बस मुझे इतना बताओ, ग्रांट किसको होगा? You'll have to मेरी check the priority prior है date of Rajneesh, right? रजनीश को। ओके, सो नीरज की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट है 1 दिसंबर 2025 और उससे पहले रजनीश का पेटेंट पब्लिश हो चुका है, ठीक है। सो रजनीश का पेटेंट अगर पब्लिश हो गया तो उसके पास पहले की प्रायोरिटी डेट होनी चाहिए। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ओके, सॉरी। देखो, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट 1 दिसंबर 2025 किसकी है? नीरज की। सेक्शन 13(1)(a) क्या कहता है कि मेरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट से पहले अगर किसी का पेटेंट पब्लिश हो गया है, अगर किसी का पेटेंट पब्लिश हो गया है तो मैं गया। 13(1)(a) के हिसाब से हु इज द विनर? बोलो। 13(1)(a) के हिसाब नीरज से is the नीरज winner. नीरज इज द विनर। वेट Loser. वेट वेट गाइज, ठीक है। बट नीरज क्या बोलेगा? अरे रुको, मैं सेक्शन 18(1) का इस्तेमाल कर लूंगा, मैं सेक्शन 18(1) का इस्तेमाल कर लूंगा और बोल दूंगा कि भाई ठीक है, पब्लिकेशन तो हुआ बट मेरी तो प्रायोरिटी डेट तुम्हारे पब्लिकेशन से भी पहले की है। तो 18(1) के हिसाब से नीरज ने अपना जस्टिफिकेशन दे दिया कि मेरी प्रायोरिटी डेट उससे भी पहले की है। लेकिन अभी एक पॉइंट मिस हो रहा है, जो नीति मैडम ने बोला, ऐसा भी हो सकता है कि रजनीश की प्रायोरिटी डेट नीरज से भी पहले की हो, भले ही पब्लिकेशन डेट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग डेट से पहले की थी और नीरज ने फिर बहस की और बोला कि मैं तो 18(1) के हिसाब से मेरी प्रायोरिटी डेट तुम्हारे पब्लिकेशन से भी पहले की है। बट ये एक सिनेरियो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था कि रजनीश की प्रायोरिटी डेट नीरज से पहले भी हो सकती है। सो अगर ऐसा सिनेरियो है देन हु विल गेट द पेटेंट? रजनीश विल गेट द पेटेंट इफ Rajneesh. प्रायोरिटी डेट ऑफ रजनीश इज इवन बिफोर। ये सिनेरियो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ और सिर्फ 13(1)(a) में ये पढ़ा। फिर से मैं बता रहा हूं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइलिंग से पहले कुछ भी पब्लिश है, एंटिसिपेशन में एफईआर में आपका नंबर आ जाएगा, लिस्ट में दिखा दिया जाएगा। फिर 18(1) का यूज करो और बता दो कि भाई ठीक है, पब्लिश तो मेरी प्रायोरिटी डेट से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डेट से पहले हुआ बट मेरे पास अर्लियर प्रायोरिटी है।
बट उसके बाद एग्जामिनर कहेगा वेट वेट वेट, जो पब्लिकेशन डेट है उसकी प्रायोरिटी क्या है, अगर उसकी प्रायोरिटी आपसे पहले की है तो आप गए। ठीक है, तो ये है सिनेरियो नंबर 3 जो कि है सेक्शन 18(3). ठीक है, तो 18(3) के अंदर क्या होता है, अगर आप ऐसे किसी भी चक्करों में फंस गए हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे किसी भी चक्करों में फंस गए हैं तो व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी हेयर इज, just let me delete all this. ठीक है, so remedy is go back to 18(2). 18(2) के जो प्रोविजंस हैं अब वो अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप किसी की प्रायोरिटी डेट्स आपसे भी पहले की है तो, अगर ओवरलैपिंग क्लेम्स नहीं है तो सिंपली रेफरेंस ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज आप अमेंड करो, उससे भी पहले की कहीं फॉरेन की प्रायोरिटी डेट दिखा दो। ठीक है, सो 18(2) वाले प्रोविजन ही अप्लाई होते हैं जब ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, सो दैट्स इट। एंड अब बस एक चीज बची है, रूल्स बताने हैं। समझ में आया गाइज? यार टेल मी, सेक्शन 13 सेक्शन 18 सब क्लियर हो गया ना? कोई हाँ नहीं बोल रहा, नहीं यस तो ठीक है, पूछूंगा नहीं मैं, बस यस बता दो। यस हो गया ओके, हो गया। अभी ओके, सो इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे रिलेटेड रूल्स हैं कि जब भी ऐसा प्रोसीजर होता है तो क्या करना है। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 28। ठीक है, बहुत ही सिंपल, हियरिंग वगैरह के सारे रूल्स पता है ना आपको? मानसी टेल मी, सेक्शन 62(2) to 62(5). यस यस राघव। ओके, ठीक है, सो रूल 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 यार इसको मैं ठीक है, सो आते हैं रूल नंबर 28 पे। रूल नंबर 28 जो है, दिस इज रिलेटेड टू रूल 28। अगर आपके पास बुक है ओपन कर लो, क्योंकि मैं दूसरी स्क्रीन शेयर अभी नहीं कर पाऊंगा। रूल 28 इज प्रोसीजर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन। अब ये प्रोसीजर तो बहुत ही केक वॉक है। एंटिसिपेशन बाय प्रायर पब्लिकेशन, तो प्रायर पब्लिकेशन कौन से दो सिनेरियोज हैं नीरज? व्हाट आर प्रायर पब्लिकेशंस? एनीवन? 13(1)(a and 13(2). ग्रेट, ठीक है, तो जब भी 13(1)(a) और 13(2) आता है आपके एफईआर में, ऐसा कुछ निकल रहा है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बोलिए, टेल मी व्हाट यू विल डू। पहली चीज कम्युनिकेशन होगा ऑब्जेक्शन का, एक एक लाइन के हैं 28(1) में, ठीक है, कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है, जिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस मींस एफईआर इशू हो जाएगा आपको, ठीक है, फिर कोई रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 28(2) में क्या होगा, ठीक है, अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इफ यू डिसएग्री, इफ सपोज यू डिसएग्री कि नहीं ये कोई ये सब नाटक नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब मैं तो 18 का यूज करूंगा, तो आप हियरिंग की रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है, हियरिंग की रिक्वेस्ट डालेंगे। आप अमेंडमेंट के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, अमेंडमेंट के बिना डिसएग्री कर रहे हैं, तब भी आप हियरिंग की रिक्वेस्ट डालेंगे। ओके, एक कौन भाग गया, ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप हियरिंग की रिक्वेस्ट डालेंगे। देन व्हाट विल हैपन, हियरिंग की रिक्वेस्ट आपको करनी है एटलीस्ट 10 डेज बिफोर। ये रूल्स सारी हियरिंग में कॉमन है, एटलीस्ट 10 डेज बिफोर आप हियरिंग की रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है। कब से 10 दिन पहले, बिफोर 6 months। बिफोर 6 months, यस, बिफोर 6 months फ्रॉम व्हेन, 6 months कौन से वाले हैं ये, इन ऑर्डर टू ग्रांट, इन ऑर्डर टू ग्रांट, एप्लीकेशन इज इन ऑर्डर टू ग्रांट, ठीक है। तो जो एफईआर मतलब एफईआर का रिप्लाई करना होता है ना आपको 6 महीने के, तो एटलीस्ट 10 दिन पहले आप ये डालेंगे, ठीक है। फिर 28(3) में क्या होगा, ठीक है, अगर एप्लीकेंट ने हियरिंग की रिक्वेस्ट डाली है
विद इन, जैसे उसको ऑब्जेक्शन मिले और उसने विद इन 1 मंथ में रिक्वेस्ट डाल दी हियरिंग की, अगर एप्लीकेंट ने विद इन 1 मंथ में हियरिंग की रिक्वेस्ट डाल दी है, ठीक है, और अगर फिर नहीं भी डाली है, कंट्रोलर को लग रहा है हियरिंग की जरूरत है, तो कंट्रोलर विल, मतलब अगर उसने 1 मंथ में हियरिंग की रिक्वेस्ट डाल दी तो सोचो मैटर इज वेरी अर्जेंट, सो कंट्रोलर विल ऑटोमेटिकली फिक्स अ हियरिंग डेट, अपने आप ही हियरिंग डेट फिक्स कर देंगे, ठीक है, कंट्रोलर हियरिंग डेट फिक्स कर देंगे। फिर 28/4 में 10 डेज का नोटिस दे देंगे कंट्रोलर 10 डेज नोटिस, हियरिंग डेट फिक्स करने से पहले बता देंगे 10 दिन पहले कि इस दिन हियरिंग होनी है, ठीक है, शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं। 28/5 में क्या है, 28/5 में डिसीजन होगा आफ्टर हियरिंग, सो डिसीजन आफ्टर हियरिंग, ठीक है, हियरिंग हो या ना हो, आप कंट्रोलर ने बोला हियरिंग होगी, आप नहीं गए, ठीक है, आपने हियरिंग डिक्लाइन कर दी, तो कंट्रोलर विल गिव द डिसीजन, ठीक है, वेदर टू, डिसीजन में कौन से 3 चीजें हो सकती हैं, वेदर टू अमेंड, वेदर टू रिफ्यूज, वेदर टू ग्रांट, ये 3 डिसीजन हो जाएंगे, ठीक है। और 28/6 में क्या बोला गया है, मोड ऑफ हियरिंग, तो हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है और ऑडियो विजुअल कैमरा से भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है, कैसे भी हो जाती है हियरिंग, ठीक है, ओके। और 28/7 में क्या है कि सारी ही हियरिंग में आपको रिटन सबमिशंस देने होते हैं, ठीक है, रिटन सबमिशंस आपको देने हैं विद इन 15 डेज फ्रॉम हियरिंग, हियरिंग होने के 15 दिन के बाद, ठीक है, आपने बात कर ली, अपनी बात बता दी, बट 15 डेज के अंदर अंदर आप सारे रिटन सबमिशंस भी कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, किस केस में प्रोसीजर हो गया, प्रोसीजर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन बाय प्रायर पब्लिकेशन, ठीक है। अब 28 ये हो गया रूल 28, अब रूल 29, रूल 29 2 लाइंस का है, रूल 29 में प्रोसीजर है किस केस में, प्रोसीजर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन बाय प्रायर क्लेमिंग, एंटिसिपेशन बाय प्रायर क्लेमिंग, कौन सा सिनेरियो है ये बोलो, 13(2), अगर 13(2) में आप, सॉरी माय बैड, 13(1)(b), ठीक है, 13(1)(b) में अगर आप फंस गए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपका, ठीक है, तो क्या होगा, what will the controller do if the invention claimed by the applicant is already claimed in another Indian patent specification, so controller will inform him, controller informs the applicant, ठीक है, फिर और क्या चांस देंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर विल गिव अ चांस ऑफ व्हाट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए बोलेंगे उनको, और अगर आप ये सारी चीजें, एक सेकंड यार कहाँ चला गया रूल, हाँ, अगर आप ये नहीं मान रहे हो, एप्लीकेंट शैल बी सो इन्फॉर्म्ड एंड शैल बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू अमेंड, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ द एप्लीकेंट स्पेसिफिकेशन इज अदरवाइज इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, मान लो बाकी सारी चीजें ठीक है, ये हो गया रूल 29(1), ठीक है, ये हो गया 29(1), अगर आपकी बाकी सारी चीजें ठीक हैं और बस यही वाला एक इशू रह रहा है, मीन्स कि किसी और ने आपका इन्वेंशन ऑलरेडी क्लेम कर रखा है, तो आपको 2 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, क्योंकि ये आपके पब्लिकेशन वाली कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, तो आपको 2 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा टू अमेंड इट, ठीक है। बाकी अगर सब कुछ ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट के लिए रेडी है, बस यही एक समस्या आ रही है कि जो भी आपके क्लेम्स हैं उसमें से कुछ ओवरलैप हो रहे हैं और किसी और ने क्लेम कर रखे हैं, तो आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है, ओके। देन रूल नंबर 30, रूल नंबर 30 में क्या हो रहा है कि आपको 2 महीने का टाइम मिला, आपने इन 2 महीने के टाइम में भी ठीक नहीं किया, इन दिस 2 months time also, 2 months time also you did not amend, आपने अभी भी अमेंड नहीं किया, आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो अमेंड करूंगा ही नहीं, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, आप मान ही नहीं रहे हो, आपने अमेंड नहीं किया अभी भी, तो आपकी हियरिंग होगी, एक कंट्रोलर आपको हियरिंग का चांस देगा, ठीक है। हियरिंग में भी आपने सेटिस्फाई नहीं कर पाया कंट्रोलर को, या फिर हियरिंग हुई ही नहीं, तो कंट्रोलर सीधे सीधे ये बोल देगा बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं जा रहा हूँ रेफरेंस ऐड करने, he will add the reference into
योर एप्लीकेशन। तो लोग रेफरेंस ऐड ना हो ये बचाते हैं। रेफरेंस विल बी एडेड इनटू योर एप्लीकेशन। सो दिस इज रूल नंबर 30। बस यही है। रूल 31 में कुछ नहीं है। रूल 31 में बस एक लाइन लिखी हुई है कि जब रेफरेंस ऐड करते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, बस रूल 31 तक ही आज हमें पढ़ना था। रूल 31 में ये लिखा है कि ऐसे लिखेगा, रेफरेंस हैज बीन डायरेक्टेड, एक बार बुक में देख लेना, ये ऐसे कॉलन के ये रेफरेंस हैज बीन डायरेक्टेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 18(2), कभी कभी आप IN पेटेंट में देखेंगे ऐसा लिखा रहता है सेक्शन 18(2), और उस एप्लीकेशन नंबर का ये नंबर लिख देंगे कि इस एप्लीकेशन से आपका पेटेंट रेफरेंस्ड हो रहा है।